केएफसी की फ्रेंचाइजी खरीदना वैसा नहीं था जैसा कि मैंने सोचा था। फिर भी सालों की मशक्कत और बचत के बाद ये एक बड़ा और जरूरी कदम था मेरे परिवार के लिए, स्थिरता का संकेत। उनकी शानदार ओपनिंग काफी बढ़िया रही। कॉलोनल के रहस्यमय रेसिपी की खुशबू ने हवा को भर दिया। परिवार आते रहे और हमारी जेब भरती रही। मैं इस शोर में खो गया। इस नए काम की शुरुआत में मैंने ज्यादा वक्त लगने के इरादे को गर्व से पहना। हालांकि मैं रेस्टोरेंट को देर रात बंद करने के लिए किसी को काम पर रख सकता था, लेकिन फिर भी मैंने इस काम को करने की जिम्मेदारी खुद उठाई। तो एक देर रात के वक्त जब मैं स्टोर को ताला लगा रहा था, तब मैंने एक परछाई को किचन की खिड़की के पास जाते हुए देखा। जैसे ही मैं अपना चेहरा खिड़की के करीब लेकर गया, तो अचानक एक आदमी अंधेरे से निकलकर ठीक मेरे मुंह के आगे आकर खड़ा हो गया, जिसे देखकर मैं डर गया। उसके बाल बिखरे हुए और जंगली आंखें थी, जैसे वो मेरी रूह तक को देख सकता हूँ। मेरे हाथ पांव कांपने लगे, लेकिन वो अचानक गायब हो गया और मैं भी शांत हुआ। मुझे लगा कि शायद वो कोई बेघर आदमी होगा। अगले कुछ हफ्तों तक वो आदमी रोज दिखाई देने लगा। वो आराम से सड़क पार खड़ा रहता। मेरी बीवी कार्मल ने कहा कि वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उसे देखकर अजीब लगता था। उसे शायद थोड़ा खाना चाहिए बस। तुम यूं ही इतना चिंता कर रहे हो, कार्मल ने कहा। फिर वो दिन आया जिसने मेरी शांति छीन ली। जब मैं रेस्टोरेंट से निकल रहा था, तो गली में हो रही सरसराहट की आवाज से मैं घबरा गया। मैं पीछे मुड़ा और मैंने देखा कि वहां एक आदमी खड़ा हुआ था और उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। डर और घबराहट मेरे अंदर घर घर गए। उसने रस भरी आवाज में मुझसे कुछ कहा, जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और वो मुझे बस घूरता रहा। सिर्फ हड्डियां, मुझे सिर्फ हड्डियां चाहिए। मैं भागते हुए अपने गाड़ी के अंदर बैठ गया और फौरन वहां से निकल गया। वो पीछे अंधेरे में बस खड़ा रहा। उसने ना तो मेरा पीछा किया और ना ही मुझे पकड़ने की कोशिश। कुछ दिनों के बाद सिक्योरिटी फुटेज देखते हुए मैं एक अजीब बात नोटिस करता हूँ। वो आदमी आम कूड़ेदान में कुछ नहीं टटोल रहा था। वो सीधा उसी कूड़ेदान में हाथ डाल रहा था जिसमें हम मुर्गी की बची हुई हड्डियां फेंकते थे। और तभी मुझे शक ने घेर लिया। हर रात मैंने उस कूड़ेदान को बड़े और भारी ताले से बंद करके जाना शुरू कर दिया। मेरा ऐसा कदम उठाने की वजह से उस आदमी के अंदर गुस्सा भर गया। अगली सुबह मुझे वो ताला टूटा हुआ मिला, जैसे किसी ने पत्थर की मदद से उसे बुरी तरह से मार मार कर फेंका। कूड़ेदान को अच्छे से टटोला गया और एक बार फिर मुर्गी की हड्डियां गायब थी। मैं ये देखकर काफी डर गया। आखिर वो इन्हें किस काम का इस्तेमाल कर रहा था? क्या वो इन्हें किसी घटिया ब्लैक मार्केट में बेच रहा था? गुस्से में आकर और उस आदमी को रोकने का संकल्प लेते हुए मैंने इस मुद्दे को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। हमारे पास एक्सपायर हो गई चीजों को ठिकाने लगाने के लिए पैकेजिंग थी। अगली रात क्लोजिंग टाइम के बाद मैंने बची हुई हड्डियों को एक बैग में डाला और उन्हें उस भस्मक की मदद से जला दिया। मेरे चेहरे पर जीत की मुस्कान छा गई, ये सोचते हुए कि मैंने आखिरकार इस सिलसिले को बंद कर दिया है। लेकिन अगली सुबह मेरे केएफसी का स्टोर पूरी तरह तहस नहस था। रेस्टोरेंट के पीछे वाले दरवाजे को तोड़ा गया था और डीप फ्रायर को चालू कर दिया गया, जिस वजह से सारा ग्रीस किचन में फैल गया। दीवार पर गाढ़े लाल रंग से, जो या तो ऑयल हो सकता है या फिर खून भी, कुछ शब्द लिखे गए थे। तुम भेंट बंद नहीं कर सकते। मैंने पहले पुलिस को फोन किया और उसके बाद किचन में सफाई करने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, एक काली परछाई दरवाजे पर मंडरा रही थी। वो एडगर था। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, वो गुर्राते हुए मेरे ऊपर झपटा। हम मंद रोशनी वाली रसोई में एक दूसरे से जूझ रहे थे। हवा में जलते हुए तेल की बदबू और डर का एहसास था। मुझे यकीन नहीं था, लेकिन वो काफी ताकतवर था। उसके ऊपर जिस भी चीज का भूत सवार था, वो उसे मुझसे लड़ने की प्रेरणा दे रहा था। लड़ाई के बीच में उसने एक भरी ट्रे मेरे सर पर मारी, जिससे खाना पकाने वाला गर्म तेल उड़ा और मेरे ऊपर आकर गिर गया। गर्म तेल के संपर्क में आते ही मुझे तेज दर्द महसूस हुआ। उसने मुझे गर्दन से पकड़ लिया, लेकिन इस बार मैंने भी उसे पूरी टक्कर दी। मैंने अपने पैरों और हाथ का इस्तेमाल करते हुए उस पर हमला किया। जैसे ही मुझे लगा कि मैं उसे हरा सकता हूँ, पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज आने लगी। खुद को बचाने के लिए मैंने उसे जोर से धक्का दिया और इतने में ही पुलिस अंदर आ गई। उसके बाद जो हुआ वो मुझे ठीक से याद नहीं। ऑफिसर्स ने आकर सब कुछ संभाला। मेरे जले हुए शरीर को ठीक करने के लिए एम्बुलेंस बुलाई गई। एडगर को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने भी कोई बगावत नहीं की। पुलिस ने उस पर स्टोर में घुसने और मुझ पर जानलेवा हमला करने के चार्जेस लगाए और उसके पिछले रिकॉर्ड देखते हुए मुझे ये सुनिश्चित किया कि एडगर पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज थी, वो ये कि लड़ाई के दौरान वो बार बार चिल्ला रहा था। वो जब भी मुझे मारता तो भेंट के बारे में कुछ कहता, कि किस तरह मैं सब कुछ खराब कर रहा हूं। तुम ये नहीं रोक सकते, मुझे हड्डियों की जरूरत है, वो अमरता दान करते हैं, तुम सब कुछ खराब कर रहे हो। उसकी बातें मेरे कान में गूंज रही थी।
उसके इरादों का गहरा सच। लेकिन भले कि मुझे उसके इरादे ना समझ आए हों, लेकिन कम से कम मैं उन्हें रोकने की कोशिश कर पाया था। डरा और सहमा हुआ लेकिन जिंदा मैं एम्बुलेंस में बैठा था। मेरे हाथ का दर्द मुझे आज रात के खौफनाक मंजर को याद रखने के काम कर रहा था। कचरा बाहर निकालना जैसे एक साधारण काम अब एक नए तरह के डर से भर गया था। लेकिन ये एक ऐसा डर था जिसे मैं संभाल सकता था। वो कोई भूत या अभिशाप नहीं था, बल्कि पागलपन का शिकार था। एडगर को आखिरकार आजाद घूमने से मना कर दिया गया और उसकी थेरेपी चल रही है। जहां तक मेरी बात है, मुझे उम्मीद है कि मैं एडगर से दोबारा कभी नहीं मिलने वाला। हमारे छोटे से अलबामा शहर के इकलौते केएफसी में सुबह की शुरुआत आम दिनों की तरह हुई थी। मैं काउंटर के पीछे खड़े होकर सफाई कर रही थी और दिन की शुरुआत होने का इंतजार भी। फ्राइड चिकन की खुशबू ने पूरे स्टोर भर दिया और फ्राई होने की आवाज सुनकर सुकून मिल रहा था। लेकिन तब तक जब तक कि वो आदमी अंदर दाखिल नहीं हुआ। उस आदमी ने गंदे कपड़े पहने हुए थे और खून से लिपटा हुआ था। उसके कंधे पर एक मरी हुई मुर्गी थी। वो बेजान पक्षी उसके लड़खड़ाते हुए कदमों में साथ झूल रही थी। उसकी आंखें गोल गोल घूमने लगी और वो खुद से बातें करने लगा। वो जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था वो मुझे समझ नहीं आ रहे थे। फिर उसकी आंखें मुझसे आकर मिली। वो मेरी तरफ काउंटर तक आया और फिर उसने जोर से चिकन को टेबल पर पटका। मुझे ये चिकन अपने बर्गर में चाहिए, 6 बर्गर, और मुझे यही चिकन चाहिए। ये मेरा चिकन है। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अभी डर के मारे बेहोश हो जाऊंगी। मैंने अपनी आवाज बुलंद रखने की कोशिश की। सर, हम ये चिकन इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारे पास अपना चिकन है। उसकी आंखें मुझे घूरने लगी, जंगली और गुस्से से भरी, और मुझे उनमें कुछ खतरनाक दिखाई दिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ठीक है सर, मैं देखती हूँ। मैंने बहुत ही ध्यान से उस चिकन को उठाया और अपने आप को संभाले रखने की कोशिश की। किचन में गई और उस चिकन को कचरे के डब्बे में फेंक दिया। मेरी फ्रेंड मेलिसा ने 6 चिकन बर्गर पैक किए और उस आदमी को दे दिए। वो खिड़की के पास वाले टेबल पर अकेले जाकर बैठ गया। फोन से लथपथ हर थोड़ी देर में खुद से बात करता रहा। जब वो जा रहा था तो उसने पीछे मुड़कर मुझे देखा। उसका नाम सिंथिया था। कई दिनों तक मैं उसकी छवि अपने दिमाग से नहीं निकाल पाई। मैं हर छोटी आहट सुनकर उछल पड़ती। मुझे एहसास था कि उस आदमी से फिर मुलाकात होगी। और फिर वो एक शाम वापस आया। उसका अभी भी वही हाल था। गंदे कपड़े, कंधे पर मरा हुआ चिकन और खून से लथपथ। इस बार उसने 5 बर्गर ऑर्डर किए। हमने मरे हुए चिकन को कूड़े में फेंका और उसे उसके 5 बर्गर दे दिए, जो उसने अकेले बैठकर खुद से बातें करते हुए खाए। बाहर जाने से पहले उसने अपनी जंगली आंखों से मुझे देखा और कहा, उसका नाम रेचल था। 2 हफ्ते बीत गए और वो दोबारा आया। इस बार उसने 4 बर्गर ऑर्डर किए। पैटर्न वही था और इसी बात ने मुझे डरा दिया। वो बैठता, अकेले खाता और फिर निकलने से पहले कहता कि उसका नाम पॉलिन था। जिज्ञासा और डर ने मुझे जकड़ लिया। मुझे इस आदमी के बारे में और भी जानना था। इसलिए जैसे ही वो निकला, मैंने फैसला किया कि मैं उसका पीछा करूंगी। मैंने मेलिसा को मेरी जगह लेने के लिए कहा। मैं उसके पीछे पीछे एक सुरक्षित फासला बनाकर चलने लगी। मेरा दिल घबराया हुआ था। वो अभी भी लंगड़ाते हुए चल रहा था और खुद से बातें कर रहा था। मैं उसके पीछे पीछे एक पुराने चर्च तक पहुंच गई। वह मैंने उसे एक गार्ड से बातें करते हुए सुना, जो उसके साथ खिलखिलाकर हंस रहा था और उसकी पीठ थपथपा रहा था। मैंने गार्ड से बात करने के बारे में तय किया। एक्सक्यूज मी, क्या आप उस आदमी को जानते हो? वो गार्ड बहुत ही नेक आदमी था, लेकिन उस आदमी ने मेरी रुचि देखकर हैरान हो गया। कौन वो? वो क्रेजी क्रिस्टोफर। बेचारा दिमागी रूप से बीमार है, लेकिन उसके पिता उसके लिए एक बड़ा खेत और बहुत कुछ छोड़कर गए हैं। वो एक मेहनती किसान जो थे, लेकिन जब से एक बुरे हादसे में उसकी बीवी गुजरी है, ये बेचारा पागल हो गया है, बहुत पागल। ओह माय गॉड! अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं ये जान सकती हूँ कि उनकी वाइफ को क्या हुआ? किसी को ठीक से तो नहीं पता। क्रिस्टोफर काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था और उनकी बेटी अपनी दादी के घर पर रुकी थी। इसकी बीवी मुर्गियों के शेड में अकेली थी जब उसे दिल का दौरा पड़ा। ये बेचारा जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि इसकी मुर्गियां इसकी मरी हुई बीवी को चारा बनाकर खा रही थी। उस दिन इसके दिमाग में कुछ हलचल हो गई। मेरा पेट में सनसनी मच गई। इसकी बेटियां हैं? ओह हाँ, 6 बेटियां हैं। पॉलिन, फिर एक का नाम है रिबेका, और हाँ सिंथिया। वो हर रोज चर्च आती हैं, लेकिन कई दिनों से मैंने उसे देखा नहीं। ये सब सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने 911 पर फोन मिलाया और प्रार्थना करने लगी कि जो कुछ भी मैं सोच रही हूँ वो झूठ हो। पुलिस ने उसे चर्च से ले जाकर जांच पड़ताल के लिए बैठाया और फिर उस दिन देर रात खेत में छानबीन की। उन्हें वहां जो मिला उसका खौफ पूरे गांव में फैल गया।
पुलिस को खलिहान में क्रिस्टोफर की 3 जिंदा बेटियां मिली जिनके हाथ पांव और आंखें बंधी हुई थी। पुलिस वालों को मरी हुई 3 लड़कियां सिंथिया, रेचल और पॉलिन की बची हुई हड्डियां ढूंढने में 3 दिन लग गए, जिन्हें खेत में कहीं गाड़ा गया था। वो उसकी सबसे बड़ी 3 बेटियां थी। बाद में खबरों में यह खुलासा हुआ कि क्रिस्टोफर को अपनी मरी हुई बीवी दिखाई देने लगी थी, जिससे वो बात करता था। उसके मुताबिक उसकी बीवी ने उसे अपनी बेटियों को मारने का सुझाव दिया, क्योंकि इसी तरह वो सब दोबारा अगले जन्म में मिल सकते थे। अपनी बेटियों को एक एक करके मारने के बाद वो उनके शव को भूखी मुर्गियों को खिलाता और फिर उस मुर्गी को मार देता। वही मुर्गी वो KFC में लेकर आता और उसका बर्गर बनाने का आदेश देता। किसी के पास इस बात का जवाब नहीं है कि उसे वही बर्गर क्यों खाना था, लेकिन उसने खुद से बात करना अब हमें समझ में आ गया। वो शायद अपनी मरी हुई बीवी से बात कर रहा था। इस पूरी घटना ने मुझे हिला कर रख दिया और उसके बाद मैंने कोई भी चिकन या किसी भी तरह का मांस ना खाने की कसम ले ली। अपने घर के पास वाले KFC में नौकरी करने का फैसला सही लग रहा था। मैं 24 साल की थी और हाल ही में कॉलेज से निकली थी। मुझे कुछ वक्त तक अपने बिल चुकाने के लिए काम की जरूरत थी, जब तक कि मैं ये ना सोच सकूं कि मुझे आगे क्या करना है। KFC अपने कर्मचारियों की आए दिन नौकरी छोड़ देने के लिए जाना जाता था, लेकिन मुझे उससे कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि मुझे लगा कि फास्ट फूड रेस्टोरेंट की नौकरियां ईजी होती हैं। ऊपर से ऐसी अफवाह थी कि यहाँ की किचन में भूत था, जो मुझे अंधविश्वास वाली बात लगती थी। लोग हमेशा बहाने बनाते थे कि उन्होंने नौकरी क्यों छोड़ी, लेकिन मुझे लगता है कि उनका असली कारण देर रात तक काम और मेहनत है। एक रात जब मैंने KFC बंद किया और अपने घर जाने के लिए निकली, तो मैंने देखा कि एक औरत खिड़की के पास बैठी थी। उसके हाथ में सतरंगी रंग का छाता था। वो एक पल के लिए तो मेरा दिल रुक गया। मुझे लगा कि मैंने गलती से कस्टमर को अंदर बंद कर दिया है और ताला लगा दिया है। मैंने जल्दी से ताला खोला और अंदर भागी, लेकिन मैं ये देखकर हैरान थी कि वहां कोई नहीं था। अगली रात मैंने अपनी शिफ्ट की शुरुआत असहज रूप से की। सब कुछ आम तरह से ही चल रहा था, लेकिन फिर अचानक अजीब अजीब चीजें होने लगी। किचन के बर्तन खुद ब खुद गिरने लगे और जोर की आवाजें होने लगी, जिन्होंने किचन में शोर कर दिया। फ्रायर अपने आप जल गया, तेल उबलने लगा और उसमें से आवाज आने लगी, जबकि किसी ने उसे छुआ तक नहीं। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है और डर के मारे मेरी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। एक बार तो वॉक इन फ्रीजर का दरवाजा अपने आप ही खुल गया, जबकि मुझे अच्छे से याद है कि मैंने उसे कसकर बंद किया था। और फिर जैसे ही मैं उसे बंद करने गई तो सोडा की मशीन से अपने आप सोडा निकलने लगा और सारा काउंटर गीला हो गया। मैंने इन अजीब घटनाओं को नजरअंदाज करने की कोशिश की और अपने काम पर ध्यान लगाया, लेकिन उस रात स्टोर बंद करने के बाद मैंने उसे दोबारा देखा। सतरंगी छतरी वाली औरत उस दिन फिर खिड़की के पास बैठी थी, लेकिन सिर्फ इस बार वो सीधे मुझे देख रही थी। मैं बुरी तरह से घबरा गई और लड़खड़ाते हुए अपनी गाड़ी की तरफ भागी। गाड़ी की चाबी ढूंढते वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे। वहां से निकलने से पहले मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन वो औरत जा चुकी थी। अगले दिन मैंने इन सभी घटनाओं के बारे में अपने साथ काम करने वाले लड़के माइक को बताया। वो मुझसे पुराना था और उसे स्टोर पर काम करते हुए 3 साल हो चुके थे। माइक, मुझे सतरंगी छतरी वाली औरत दिखाई देती रहती है। वो बस खिड़की पर बैठी रहती है और मुझे देखती रहती है। अब मुझे बहुत डर लगने लगा है। मुबारक हो, मिस मार्गरेट ने खुद को तुम्हारे सामने दिखाने का फैसला कर लिया है। मिसेस कौन? देखो, तुम हमेशा मजाक बनाती थी ना कि लोग यहाँ से जल्दी क्यों काम छोड़ देते हैं। वेल, यही वो कारण है। उसने अपने फोन में 40 साल पुरानी खबर का एक आर्टिकल निकाला। उस आर्टिकल में एक सुंदर महिला अच्छे से मुस्कुराते हुए बैठी थी। उस आर्टिकल की हेडलाइन थी, लोकल बिजनेस वुमन अपने पति के नए रेस्टोरेंट की ओपनिंग वाले दिन गायब हो गई। ये कौन है? उसके हाथ देखो। मैंने उसके हाथों की तरफ देखा। मैं देखकर हैरान थी कि इस औरत ने हाथ में एक सतरंगी छाता लिया हुआ है। ये जगह 40 साल पहले बनी थी। इसके उद्घाटन वाले दिन ही इस जगह के मालिक की बीवी मार्गरेट गायब हो गई। कोई नहीं जानता कि उसके साथ क्या हुआ। लोगों का मानना है कि उसकी आत्मा इस जगह पर भटकती है, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। उसे इग्नोर करो। उस रात जब मैंने स्टोर बंद किया तो वो मुझे फिर दिखाई दी। मैं देख सकती थी कि वो सीधे मेरी आंखों में देख रही है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ बात थी जो मैं उसकी तरफ खींची चली गई। इस बार जब मैंने दरवाजा खोला और अंदर गई, वो गायब नहीं हुई। वो वहीं बैठी रही, अभी भी मुझे देखते हुए। मिसेस मार्गरेट। जैसे ही मैंने उसका नाम लिया, वो धीरे से उठी और बिना कुछ किए आउटलेट के पीछे वाले हिस्से की तरफ बढ़ने लगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मिसेस मार्गरेट। उसने मुझे जवाब नहीं दिया। वो बस आगे की तरफ चलती रही। वो मुझे पुराने और बेकार स्टोर रूम तक ले गई और फिर दीवार में कहीं गायब हो गई। अगले दिन मैंने माइक और अपने बाकी साथियों को बताया कि पिछली रात क्या हुआ था। हम सब ने तय किया कि हम इसकी तहकीकात करेंगे। उन्होंने ऐसा पहले नहीं किया। अगर वो तुम्हें कहीं लेकर गई तो जरूर उसके पीछे कोई कारण होगा।
हम कमरे के अंदर दाखिल हुए और मैंने सीधे उस तरफ इशारा किया जहां वो औरत गायब हुई। हम सब ने मिलकर तय किया कि हम उस दीवार को तोड़ेंगे। माइक और जिम के भाई के ट्रक से हथौड़ा ले आए और आउटलेट खुलने के टाइम से पहले हमने उस दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया। जल्द ही हमें उस दीवार के पीछे एक खोखली जगह दिखाई देने लगी। एक एक करके हम ध्यान से अंदर घुसने लगे। वो धूल, मकड़ी के जालों और सड़ी हुई गंध से भरी हुई थी, लेकिन उसके बाद जो मैंने देखा उसे देखकर मैं जोर से चिल्लाने लगी। एक कोने में किसी का कंकाल पड़ा हुआ था। उसने आज भी पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे और उसके हाथ के पास एक पुराने धूल भरा सतरंगी छाता रखा हुआ था, जैसे हमेशा के लिए समय में कहीं गायब हो गया। मिसेस मार्गरेट के पति ने बहुत ही चालाकी से उनके हत्या की और उन्हें दुनिया से छुपाने के लिए उनकी लाश को हमेशा हमेशा के लिए दफना दिया। क्यों, हमें ये कभी नहीं पता चला, लेकिन उस दिन के बाद से मिसेस मार्गरेट के भूत को किसी ने भी कभी नहीं देखा।